बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़। और नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे फैसल वाडा साहब के हवाले से, जो कि सेनेटर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी एक पटिशन उनके ख़िलाफ़ चल रही थी, जिसमें उनको नाअहल करार देने की इस्तदा की गई थी। और कुछ मामला यूँ था कि इनकी जो शहरियत के हवाले से था कि दोहरी शहरियत रखते हैं, उनकी नेशनलिटी जो अमेरिका की है। और उसमें कहा यह गया है कि जो कागजात नामजदगी इनकी जानिब से जिस वक़्त जमा करवाए गए थे, उस वक़्त उन्होंने गलत बयानी की, जिसकी बुनियाद पर उनको आइन के आर्टिकल 62F1 के तहत नाअहल कर दिया गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर अमर सईद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी बैरिस्टर साहब, ये बड़ा अहम फैसला है। काफ़ी दिनों से ये, काफ़ी अरसे से ये चल रहा था, और उसके बाद अपोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा इस पर मुतहरक नज़र आ रही थी कि फ़ैसला नहीं आ रहा। पहले तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये ब्रीफ करें कि ये क्या फ़ैसला आया है और क्या इसमें मांगा गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत अहम फैसला आया है, जिसमें फैसल वाडा साहब को नाअहल करार दे दिया गया है और आइन की 62(1)F के तहत किया गया है। अब फैसला ये है कि जनाब, उन पर इल्ज़ाम ये था, जो साबित हो गया कि 62(1)F के तहत जो नाअहल हुए हैं, उन्होंने एक गलत फॉल्स एफिडेविट जमा करवाया और अपनी अमरीकी शहरियत को उन्होंने छुपाया एट द टाइम ऑफ फाइलिंग हिज नॉमिनेशन पेपर्स। पहले उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए 7/6/2018 को। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने वो उनके 18/6/18 को वो एक्सेप्ट किए। उसके कोई 5 दिन के बाद उन्होंने जाके अमेरिकन काउंसलेट में एप्लीकेशन दी फॉर अनाउंसिंग हिज अमेरिकन सिटीजनशिप, जो कि उसके कुछ दिनों के बाद 25/6 को वो एक्सेप्ट हो गई। अब ये चीज़ उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग हिज नॉमिनेशन पेपर्स। ये मामला जो था, ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और को वारंटो की रिट थी, जिसमें कहा गया कि जनाब इन्हें डी सीट किया जाए, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इट। उस मामले को इन्होंने उसको अपने रिज़ाइन किया, और रेजिग्नेशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो मामला था ये रेफ़र कर दिया टू दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उनको कहा कि प्लीज़ प्रोब इनटू दी मैटर ऑफ फॉल्स एफिडेविट। तो उसके ऊपर जब ये सारा मामला इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चला, तो ये बात सामने आई कि जनाब इन्होंने पहले इस मामले को कंसील किया था, इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था। तो उसके ऊपर ये एक फ़ैसला आ गया। अच्छा बैरिस्टर साहब, देखिए, एक तो ये है कि बताना ना, और जैसे आपने कहा कि डिस्क्लोज़ नहीं किया, एक होता है गलत बयानी करना। अब जो बज़ाहिर इसमें जो केस का फैसला सामने आया है, इसमें उन्होंने छुपाया या गलत बयानी की, क्योंकि उसमें तो ये लिखा था मेरी उसके नॉलेज के मुताबिक कि आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखते हैं या नहीं रखते, तो उस पर उन्होंने कहा था कि नहीं रखते। ऐसे ही है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, उसमें कुछ और लिखा हो। नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी वाज़े है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बयान है कि आप अगर दोहरी शहरियत रखते हैं तो यू कैन नॉट कंटेस्ट एन इलेक्शन ऑफ मजलिस शूरा और सेनेट। तो आपको कैटेगोरिकली ये चीज़ बयान करनी होती है कि आया आपके पास कोई है, अगर थी तो आपने उसे रिनाउंस कर दिया हुआ है और वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया हुआ है। ऐसे नहीं होगा कि आपने रिनाउंस नहीं किया और आपने डिक्लेयर कर दिया कि जनाब मेरे पास नहीं है, लेटर ऑन वो चीज़ सरफेस पर आ जाए, तो देन यू कैन लैंड इनटू हॉट वाटर्स। अच्छा, इसमें देखिए, झूठा बयान हल्फी जो है वो ये कहा जा रहा है कि जमा करवाया गया। अब जब उनके सामने कागज़ आए होंगे, जाहिर उन्हें तो पता होगा कि मेरी शहरियत है कि नहीं है, तो अभी मैंने वापस नहीं ली या मैंने सुबह जाना है। ये टाइम का थोड़ा सा बीच में आ रहा है कि उन्होंने ले ली, अल्टीमेटली अपनी शहरियत विड्रॉ कर ली, लेकिन जब उन्होंने फॉर्म जमा करवाए उस वक़्त उनकी वो थी, उसकी उनकी जो है नेशनैलिटी थी वहाँ की, लेकिन उन्होंने शो नहीं की। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल, फैक्ट्स के हिसाब से तो ऐसे ही है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स ही वाज होल्डिंग द अमेरिकन नेशनैलिटी। और अगर ऐसी बात थी और अगर उनका कोई जहन में था कि इसको रिनाउंस करना है, सिटीजनशिप को छोड़ना है, तो वो प्रोसेस जो है कानूनी तौर पे वो पहले अमल में लाया जाना ज़रूरी था। बहरहाल उन्होंने जैसे ही नॉमिनेशंस फाइल किए, उसके बाद एक एप्लीकेशन काउंसलेट में दी गई और कहा गया कि मैं अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ, और वो फिर बाद में रिजल्टेंटली वो एक्सेप्ट भी हो गई।
और उसके बाद फिर ये सारा मामला जो अब आपके सामने है। इसमें जो मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये एतराज़ है कि जब आपने फॉर्म जमा करवाए, आप उनकी नेशनलिटी आपकी थी, आपने वो छुपाई। अच्छा, कोई ऐसी रेमेडी होती है कि उसमें कह देगा जी हम प्रोसेस में हैं, या मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, या मैं विड्रॉ कर लूँगा? इसमें अगर ऐसा लिखा होता तो कोई कानून में उनके लिए रेमेडी? नहीं, वो तो बड़ा कैटेगोरिकली लिखा होता है जी नॉमिनेशन पेपर्स में कि यू डू नॉट होल्ड एनी नेशनैलिटी ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। तो वो तो बड़ा कैटेगोरिक का होता है, क्लियर कट होता है, वो तो आपने बयान करना होता है। हमारे यहाँ माजी में ऐसी भी मिसालें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की हैं मुख्तलिफ केसेस में, कि जहाँ पे एक सिंपल ओमिशन हो, कोई ऑनेस्ट मिस्टेक हो जाए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी डिक्लेरेशन, चाहे वो एसेट के हवाले से हो या किसी और मामले के हवाले से, जो आप ना बता सके हों, उसमें भी कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लिया हुआ है कि वहां पर वो डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ नहीं करते हैं। शर्त ये है, टेस्ट ये रखा हुआ है कि उससे कोई ऐसा एडवांटेज तो नहीं आप ले रहे हैं, उसको कंसील करके, मिस डिक्लेयर करके। तो और उस टेस्ट के ऊपर ये देखा जाता है कि आया आपने डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ होना है या नहीं। तो वो एक ऑनेस्ट ओमिशन हो तो उस पर कोर्ट एक लीनियंट व्यू लेती है। अच्छा, ये जो है ये ताहयात नाअहली है इनकी? जी, फिर ताहयात नाअहली ये इनकी ताहयात। अच्छा, एक चीज़ ये, अब इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं मोहम्मद एहसन बून साहब, उन्होंने भी एक सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है, अपील दायर की है कि जी ताहयात नाअहली जो है ये नहीं होनी चाहिए। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, ताहयात नाअहली के हवाले से कि ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप किसके साथ हैं इस इशू पे? देखें जी, जो ताहयात नाअहली है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये वाडा साहब भी जो हैं वो जो नाअहल हुए थे ताहयात के, उनके साथ बहुत खिलाफ बहुत उछल उछल के बातें करते थे कि होनी चाहिए। तो अब देखें, इसमें हमारे वाडा साहब वाले केस में एक चीज़ और भी है कि देयर आर जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक रीसेंट 2021 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 988, उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया है कि ईसीपी इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी को डिक्लेयर करना है नाअहल फॉर लाइफ, so that declaration has to be from a court of law. So ECP is not a court of law and there are chances, बहुत probable chances हैं कि अगर इस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो ये फैसला टर्न डाउन हो। नहीं, लेकिन इसमें आप ये देखें कि ये आप जैसे कह रहे हैं, आपने जैसे स्टार्ट में बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पटिशनर गया था तो उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दे के भेजा था इलेक्शन कमीशन की जानिब कि आप वहाँ से रुजू करो और प्रोब करके, जैसे अभी आपने बताया है। तो इलेक्शन कमीशन तो उनकी डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहा था ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। जी, प्रोब करना था कि आया फॉल्स एफिडेविट जमा हुआ है कि नहीं। तो अगर फॉल्स एफिडेविट जमा हुआ है, उसके ऊपर ताहयात नाअहली जो है उसका जो एक सवाल है वो बन जाता है कि ये ईसीपी के डोमेन में नहीं आता। दैट हैज़ टू बी डन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जब ये उन्होंने प्रॉप कर लिया था और उसके अंदर प्रूफ हो गया कि वाडा साहब जो है उन्होंने बयान अल्फी गलत दिया है, उन्होंने गलत बात की है, तो सिर्फ सज़ा वो है इलेक्शन कमीशन नहीं सुनाएगा, इलेक्शन कमीशन भेज देगा उनके पास, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भेज देता, जहाँ से इनके पास, जैसे आपने बताया कि आया था इनके पास। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला देती कि उनको नाअहल करना है या नहीं करना। नहीं, नाअहली तो ये कर सकते हैं, लेकिन फॉर लाइफ वाला जो मामला है, जो 62(1)(f) की जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी कैटेगोरिकली, उसमें जो डिक्लेरेशन है वो कोर्ट ऑफ लॉ से आती है। बहरहाल ये एक फैसला आ गया है जो कि चैलेंजेबल है और रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में, क्योंकि ईसीपी इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो देयर आर चांसेस कि ये टर्न डाउन हो जाए। नहीं, क्या टर्न डाउन होगा? टोटल फैसला नाअहली, ताहयात नाअहली, मतलब उसमें एक लिमिट मुकर्रर कर दी जाएगी कि 10 साल के लिए। ये मुझे ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि आइन का आर्टिकल 62(1)(f) ये क्या है, किस सिचुएशन के अंदर जो है ये उसको इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता है? 62(1)(f) जो है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ मजलिस शूरा। उसकी कुछ 4 उन्होंने ग्राउंड्स लिखी हैं कि या तो वो नेक ना हो, अमीन ना हो, ईमानदार ना हो, या वो कोई उसमें ऐसी चीज़ ना हो जिसके लिए नॉन प्रॉफिलिगेट का एक वर्ड यूज़ हुआ है कि इफ़ आई कैन से गैर मुनाफे बख्श, जिसका मतलब है, तो मतलब ही हैज़ टू बी के सिगेशियस, ही हैज़ टू बी राइटियस, ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट एंड अमीन। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ें कुछ ये भी थी कि जो उसमें हुक्म ये कहा गया था कि आप जो इन्होंने अब तक मरात ली हैं, तनख्वाहें ली हैं,
वो 2 माह के अंदर सेक्रेटरी असम्बली जो है, वो सेक्रेटरी जो सेनेट हैं, ये इनसे वापस लें। क्या ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास? आप समझते हैं इसमें कोई उनको आगे रेमेडी मिलेगी? ये बिल्कुल जो उन्होंने फैसले में लिखा है कि इन्होंने 2 माह के अंदर रिटर्न करनी है तमाम एमोल्यूमेंट्स जो भी उन्होंने ली हैं TADA की मद में या अपनी सैलरी की मद में, वो सारे जो हैं जो पर्क्स लिए हैं वो सब उन्होंने रिटर्न करने हैं। तो ठीक है, ये फैसला उन्होंने लिख दिया है क्योंकि सिंस ही रिजाइंड फ्रॉम देयर, सो ही हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द ECP के ही हैज़ टू रिटर्न दैट टू द सेक्रेटरी पार्लियामेंट। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट, जैसे अब ये बता रहे हैं कि अगर वाडा साहब चले जाते हैं इसके खिलाफ डेफिनेटली जाएंगे, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट में रुजू करेंगे, तो वो किन ग्राउंड्स के ऊपर आपके ख्याल में जा सकते हैं? खुल के बताएं ताकि हो सकता है आपको कोई केस ही दे दे। बड़ी तगड़ी पार्टी है वाडा साहब भी। देखिए, ग्राउंड तो एक सबसे पहले जो लिया जाएगा कि ये ECP के जुरिस्डिक्शन में नहीं था कि वो तायात नाअहल कर सके, क्योंकि सिंस इट इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, सो दे विल रिलाई ऑन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें 2 रिसेंट है 2021 की हैं, एक हमारे करंट चीफ जस्टिस साहब की है और एक और 3 मेंबर बेंच की भी जजमेंट है, 2021 की हैं दोनों, और उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये है कि ECP इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। सो इफ़ ECP इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ तो वो 62(1)(f) के तहत जो है ताहयात नाअहल नहीं कर सकते कैंडिडेट। नहीं, आपका मतलब ये है कहने का कि उनको जो रेमेडी मिल सकती है या रिलीफ मिल सकता है वो सिर्फ ताहयात की हवाले से मिल सकता है, हद तक। इसके अलावा जो उनके यानी कि वो बहाल होके वापस आके नहीं बैठ सकते है वो सेनेट में? देखें, वो चीज़ तो अब डिटर्मिन होगी जब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अभी तो वो इसको चैलेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये फैसला जो है सस्पेंड करवाया जाए ताकि वो दोबारा अपनी सेनेटरशिप पर वापस आ सकें। नहीं, क्या कोशिश की जाएगी और किस ग्राउंड के ऊपर? जो बेसिक ग्राउंड जो हिट करने वाली है, जो इस जजमेंट को इलीगल करार दिया जाएगा, वो इस पॉइंट पे होगा कि ये 62(1)(f) की हद तक डिक्लेरेशन नहीं दे सकते थे। दैट हैज़ ओनली टू बी डन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, ये तो हो गया ना 62(1)(f) का, तो मैंने कहा चलो वो चले गए, लेकिन वो तो जाहिर है देखे जब कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालत में जाता है अपील में, तो उसकी तो कोशिश होती है कि मुझे सब कुछ मिल जाए जो मैं मांग रहा हूँ। तो वो ये भी मांगेंगे कि ये टोटली गलत था, ये फैसला ही गलत था, मुझे बहाल होना चाहिए, मुझे सेनेट में बैठना चाहिए जाके। देखिए, वो क्योंकि जो आप बता रहे हैं देखिए उसमें तो बैरिस्टर साहब ये है कि ताहयात की जगह वो कह देंगे जी 10 साल के लिए कर दो, नहीं इसको 5 साल के लिए कर दो। वो तो टोटल चैलेंज करेंगे। वो तो ये कहेंगे कि जनाब ये फैसला ही गलत है। मेरी इंटेंशन जो है वो इस चीज़ से वाज़ेह है कि मैंने जाके अमेरिकन काउंसलेट में अपनी रिनाउंसिएशन ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप दे दी, मैंने एक अमल कर दिया। तो वो तो इस बात पे कहेंगे कि आई एम नो मोर अ सिटीजन ऑफ अमेरिका। सर यही तो मैं बात कर रहा हूं कि देखिए उन्होंने 21 तारीख को वो बयाने हल्फी दे दें कि जी मैं सिटीजन नहीं हूं किसी और मुल्क का, और 22 तारीख को बड़े खलूसे दिल से, खलूसे नीयत से वो जाके कहें यार मेरी सिटीजनशिप वापस दे दो। अब बात जो आ गई 21 का जो बयाने हल्फी है सर, उसमें तो वो झूठे हैं ना। इस पर तो नहीं, मैं अपनी समझ के लिए बात कह रहा हूं कि 21 को जब उनसे पूछा गया, मैंने क्योंकि ये फॉर्म नहीं देखे हुए इलेक्शन कमीशन के कि आप किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं या नहीं है, उन्होंने कहा नहीं हूं, ऐसे ही है। अब 22 तारीख को वो जाके कहते हैं अमेरिका अपनी सिटीजनशिप वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। सर 21 को जब वो बयान हल्फी पे साइन कर रहे थे, जब लिख रहे थे, उस वक्त तो वो थे। जी बिल्कुल उस वक्त थे, और उनकी जो सारी जो एक मेजर ग्राउंड होगी वो यही होगी कि एक अमल है जिसको हमने इनिशिएट कर दिया। ये बात आपकी सही है कि नॉमिनेशन पेपर्स पहले जमा हो गए और जो इनका रिनाउंसिएशन का प्रोसेस था विद द अमेरिकन काउंसलेट वो कुछ दिनों के बाद इनिशिएट हुआ, और उसके ऊपर भी कुछ और टाइम लग गया फॉर एक्सेप्टेंस। लेकिन एक अमल था जो उन्होंने कर दिया, उन्होंने कंप्लाई विद तो कर दिया ना विद द रिक्वायरमेंट्स अंडर द लॉ कि आई एम नो मोर अ डुअल नेशनल। दोहरी शहरियत के हवाले से जो इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी हवाले से वोट दिया गया था, वो क्या कानून था, उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। उनको एक राइट ऑफ वोट दिया गया है उस कानून के तहत कि वो बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी कैन कास्ट देयर वोट। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दे हैव टू बी इन पाकिस्तान टू कास्ट देयर वोट। वो जिधर भी हैं, वेर एवर दे आर इन द वर्ल्ड, दे बीइंग अ पाकिस्तानी एंड होल्डिंग डुअल नेशनैलिटी, तो वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये एक राइट है जो दिया गया पाकिस्तानियों को, और उन्हें इस पूरे सिस्टम में शामिल किया गया, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड इकदाम बाय दिस गवर्नमेंट।
अच्छा, ये जो दूसरा ये कहा गया कि झूठा बयान अलवी देने फैसल वाडा जो है इनका नोटिफिकेशन जो है वो वापस लिया जाए, इसी ग्राउंड के ऊपर जो मुराद और तनख्वाहें वापस लेने की बात की जा रही है। नहीं, ये तो सेनेटरशिप की हद तक है। जो उन्होंने, आपको याद होगा कि जिस दिन लास्ट हेयरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वोटिंग डे था सेनेट का, तो इन्होंने उस दिन वोट कास्ट करने के बाद रिजाइन कर दिया फ्रॉम द मजलिस शूरा। तो को ईसीपी ने ये होल्ड किया है कि ये इनका जो कॉन्डक्ट है विच इज़ हाईली डाउटफुल, और जहां से ये चीज़ वाजे हो रही है कि इन्होंने एक ऐसा अमल किया है विच इज़ नॉट टेकन इन अ वेरी गुड सेंस। ठीक है, और इस बुनियाद पे भी इनको जो है वो बीच में ये कोशिश की गई है कि मतलब बयान हलवी झूठा गया है। उसके अलावा तनख्वाह मराद की भी हम बात कर चुके हैं। आइन की दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं। फैसल वाडा ने खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक किया। कंडक्ट कौन सा जो जिससे मशकूक किया? कंडक्ट जो फैसले में लिखा हुआ है वो कंडक्ट ये है कि जनाब जब इन्होंने वोट कास्ट किया और उसके फौरी बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम दैट सीट, और एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेप में वो सेनेटर अपॉइंट हो गए, तो कास्टिंग ऑफ वोट एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड देन रिजाइनिंग इट ऑन द सेम डे। कुछ याद है किस काम के लिए वोट कास्ट किया था इन्होंने अपनी उस वक्त जब जो लास्ट वोट कास्ट किया था उन्होंने? नेशनल असेंबली सेनेट के इलेक्शंस थे। सेनेट के इलेक्शन में। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि इनका जब नोटिफिकेशन सस्पेंड क्या डिसमिस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बतौर एमएनए भी उनको ज़ाहिर है जो सज़ा मिल रही है उसी उस पर मिल रही है ना, सेनेटर तो बाद में बने हैं, तो उनका जो वोट डाल दिया गया था वो तो वोट तो अब चल गया, वो जिसको भी उन्होंने वोट डाला था वो वोट तो कास्ट हो गया, क्योंकि उस वक्त ही वाज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तो उन्होंने तो वो वैलिडली वोट कास्ट कर दिया। वोट कास्ट करने की फौरी बाद उन्होंने रिजाइन किया और साथ ही उन्होंने सेनेटरशिप का नोटिफिकेशन उनका इशू हो गया एंड ही बिकेम अ सेनेटर। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने इस पे डिटेल से हमें बताया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस उमर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बड़ा एक बेहतरीन फ़ैसला दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे इस माशरे में हमारे बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हमारे ज़माने के बच्चे थे वो बहरहाल काफ़ी तमीज़दार हुआ करते थे बैरिस्टर साहब। अब आजकल के बच्चों की निस्बत क्या फ़ैसला आया, उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस आई, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक जजमेंट जो है वो सामने आई है, जिसमें एक निजी स्कूल के बच्चे ने अपनी बेदखली के ख़िलाफ़ जो है वो पहले हाई कोर्ट में रिजू किया, रिट दरख्वास्त दायर की, जो उसको रिलीफ नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और उसमें से कहा कि जी 9वीं क्लास का तालिब इल्म था, इसातिज़ा और बच्चों से बदजुबानी और मिसकंडक्ट के हवाले से उसने स्कूल की इंतज़ामिया ने इसको बेदखल कर दिया था। बच्चे स्कूल के हमेशा के लिए बेदखली नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था हमारे माशरे में इसातिज़ा का एक मकाम है। जस्टिस काजी अमीन साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। उसके अलावा मुकालमा हुआ, उसमें कहा गया कि बच्चों की तरबियत करें ताकि इसातिज़ा का जो उसके लिए उन्होंने कहा जो इसातिज़ा जो है वो जवाब, मतलब उनसे जवाब इस पे मांगा जाता है कि भाई वो क्या आप तरबियत कर रहे हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि नाज़रीन, जब हम बच्चे को अगर सिर्फ हमने तालीम देनी हो, कई माँ बाप माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने घर में भी तालीम दे सकते हैं, कुछ एकेडमी में भी दे सकते हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाके उसको भेजते हैं और हमारी कोशिश ये होती है बैरिस्टर साहब कि हम किसी बेहतरीन स्कूल में भेजें, तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई मकसद नहीं होता, वहाँ पर उसकी माशरती तरबियत भी मसला होता है कि हमने उसको एक अच्छा डिसिप्लिन्ड बच्चा बनाना है। जैसे अब हम पाक फ़ौज की बात करते हैं तो बड़ा एक हम मिसाल देते हैं कि सबसे डिसिप्लिन्ड इदारा जो है वो पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है बैरिस्टर साहब, और उसके अंदर पूरा एक तरबियत की जाती है बच्चे की। जब वो बढ़ता है, चलता जाता है, बड़ा होता है, और वो उसकी ज़िंदगी जो तरबियत हुई होती है वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई होती है।
उसमें सख्ती भी होती है, उसमें लाड भी होता है, उसमें प्यार भी होता है। स्कूलों के बच्चे का अब उठ के चले जाना अदालत में, और ये इसमें एक चीज़ की कि बच्चा अगर कल को बहाल कर दिया जाता है तो वो जाके कहेगा कि यार मुझे तो अदालतों ने बहाल कर दिया, मैं तो देखो फिर आ गया। वो जिस बच्चों से बदतमीज़ी करता था उनके साथ भी वो खड़ा होगा, बोलेगा। और फिर वो जो असातिज़ा हैं जिन्होंने उसको बेदखल किया स्कूल से, शायद वो उस बच्चे को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहते कि यार हमने इसको निकाला था। ये आगे बेहतरीन जजमेंट अमर साहब क्या कहेंगे इस वाले से? बिल्कुल बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा फैसला दिया है चीफ जस्टिस साहब ने और उस पूरे बेंच ने। देखें, बात ये है कि स्कूल्स का काम तरबियत भी है, तालीम भी है, और अगर ऐसे किसी बच्चे को जो एक मिसकंडक्ट की बुनियाद पे निकाला गया हो, उसको शय मिल जाती अगर सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त दे देता कि जनाब उसे बहाल किया जाए। इस तरह आपकी बात ठीक है कि उसने जाके स्कूल में और अपने इर्द गिर्द दोस्तों में यही बात ही करनी थी कि जनाब देखें, मुझे तो इजाज़तनामा मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से, अब मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, एंड आई एम ओवर एंड अबव द लॉ। और उस तरह एक बड़ी डिस्करेजमेंट होनी थी स्टाफ के लिए भी और एक स्कूल इंतज़ामिया के लिए भी कि उन्होंने एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। सो अगर ये सारा मामला उस तरफ चला जाता कि उसे इजाज़त मिल जाती, तो आई थिंक जो फैब्रिक है सारा, जिसकी बुनियाद पे स्कूल्स और डिसिप्लिन और ये मामला चलते हैं, वो सारा बिखर जाना था। तो फैसला बहुत अच्छा है, और इस तरह उस बच्चे के लिए भी और औरों के लिए भी जो कि मिसकंडक्ट वाले मामलात में हैं, उनके लिए ये एक तरह का आई थिंक इट्स अ वार्निंग साइन कि भाई इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए या ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का कोई लीनियंट व्यू नहीं रखेगा। और जो रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस साहब ने, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि देखें, अगर हमें डिसिप्लिन ना सिखाया जाता और हमारे साथ अगर सख्तियाँ ना की जाती, तो या हमें खलियों का लफ्ज़ है गालबन जो मैंने देख, जी हाँ, खलियों का लफ्ज़ है, तो हम आज मेरा इस ख्याल है मुकाम पर ना होते। लाशें कहना चाह रहे होंगे। जी बिल्कुल, तो हम आज इस मुकाम पर ना होते। तो वो डिसिप्लिन ही है जिसकी बुनियाद पर चल के एक मुआशरा बनता है, एक फ़र्द की तरबियत होती है, और मामला जो है बेहतर तरीके से आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है बैरिस्टर साहब, क्या वजह है कि हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे टीचर्स सज़ा भी देते थे, डांटते भी थे, और उसके बाद हम घर आके जब वालिद साहब को बताते थे कि डांट पड़ी है, तो आगे से वो फिर मज़ीद डांट पड़ जाती थी कि बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना, कोई आपने इस किस्म की हरकत की होगी। लेकिन आजकल हमारे अंदर क्या बर्दाश्त कम हो गई है कि हमारे भी बच्चों को अगर कोई कुछ कहे तो हम अपने बच्चे को बहाल कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। ज़ाहिर है 9वीं क्लास का बच्चा खुद तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं गया होगा, एक वकील की फ़ीस, एक पटिशन तैयार करना, सारा कुछ करना। पेरेंट्स, क्या हम एज अ पेरेंट्स भी, हमारे अंदर उतना बर्दाश्त नहीं रही जितने हमारे वालिदैन में हुआ करती थी? ये एक बड़ा क्लासिक केस है अदम बर्दाश्त का। आप देखिए, जिस तरह आपने खुद कहा कि एक नवी जमात का तालिब इल्म है, उसको किस हद तक सपोर्ट अपने घर से होगी कि उसके मिसकंडक्ट के बावजूद उसके पेरेंट्स उसको फुल सपोर्ट कर रहे थे, और मामला होते हुए अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक आए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस ढिठाई के साथ अपना मामला रखना कि जनाब ये इस तरह हुआ है, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील की गालिबन आर्गूमेंट्स में ये चीज़ शामिल थी कि जनाब उसे मिसकंडक्ट की बुनियाद पे विद टीचर्स एंड विद फेलो स्टूडेंट्स उसको बेदखल किया गया। और हाई कोर्ट ने भी इसी बात के ऊपर पिटीशन उसकी रद्द की थी कि ये जनाब मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में, और इंतज़ामिया ने जो फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल, अब ये देखें ना वाल। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि मैं वो जैसे कि इसके ऊपर यकीनन बैरिस्टर साहब, आप खुद माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, आप देखें कि कम अज़ कम कोई अच्छा खासा खर्चा उसके वालिद मोहतरम का हो गया होगा जो बच्चे को बहाली के लिए आए हैं। अच्छा, वही बात जो जज साहब ने बड़ी अच्छी इसमें जो ऑब्जर्वेशन दी कि अगर वो बहाल हो जाएगा, वो जाएगा चाहे बाप के बेशक 50 लाख लग जाएं, लेकिन जब वो 50 लाख लगा के उसी स्कूल में, उन्हीं बच्चों में, उन्हीं असातिज़ा में वापस बैठेगा जाके, तो फिर तो जिसके पास पैसे हैं, जिसकी जेब में पैसे हैं, वो चाहे तो टीचर को चपेड़े मारे, जो मर्जी करे, जैसे मर्जी सलूक करे उसके साथ। हमें बदलना पड़ेगा, सिस्टम कुछ बेहतर करना पड़ेगा। देखिए, इस केस से ये चीज़ तो बहुत वाज़ेह हो गई कि हमारी सोसाइटी जो है उसमें टॉलरेंस अब ख़त्म होती जा रही है। आप देखें कि एक 9th क्लास का स्टूडेंट, उसको मिसकंडक्ट की बुनियाद पे स्कूल से निकाला गया, उस मामले को उन्होंने चैलेंज किया, पहले वो हाई कोर्ट में गए और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया,
तो सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए उन्होंने जो मौक़िफ़ सामने रखा कि जी बच्चे को निकाला जाना जो है ये बहुत गैर आईनी अमल है, लेकिन आप उसके पीछे मामलात देखें कि एक मिसकंडक्ट की बुनियाद पे बोथ विद द स्टूडेंट्स एंड विद द मैनेजमेंट टीचर्स एक बच्चा बदतमीजी करता है और उसके ऊपर ढिठाई के साथ वो अदालतों से होता हुआ अदालत उज़्मा तक आ जाता है और वहाँ पर अपना मौक़िफ़ रखता है कि जनाब मुझे इजाज़त दी जाए और उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए जिससे मुझे निकाला गया है। अगर ये फैसला आ जाता, अगर कोई लीनियंट व्यू ले लिया जाता, तो उससे क्या होना था, एक गलत प्रेसिडेंट सोसाइटी में सेट हो जाना था, जिससे ये होना था कि जब उसने वापस स्कूल जाना था तो ही वुड हैव एक्टेड लाइक अ किंग कि जनाब देखें मेरी तो सुनवाई आला अदलिया में हो गई और मैं आ गया और मैं जो मर्जी करूं। तो ऐसे फिर एक जो है आप कहते हैं कि जनाब ऐसे दरवाजे खुल जाने थे, फ्लड गेट्स खुल जाने थे जो कि रुकने नहीं थे और एक बदतमीजी का तूफान आ जाना था। तो अब इस बात पर हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को और उस बेंच को जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इस मामले को टैकल किया और उस लड़के की पिटीशन को डिसमिस करते हुए ये ऑब्जर्वेशंस दी कि जनाब इस तरह तो मामला जो हैं बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा का एहतराम लाजिम व मलजूम है जिससे किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और इंतहाई अहम मौजू है दूसरी शादी के पर जो है वो पहली बीवी से जो है वो इजाज़त ना लेने पर शोहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी अबूरी ज़मानत भी खारिज होगी। जितना हंसना है यहाँ हंस लें, घर जाके शायद आपको हंसने का मौका ना मिले। चले अच्छा, ये मैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके तो फिर स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन ब्रेक। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुशामदीद। बैरिस्टर साहब, लाहौर हाई कोर्ट का ये मामला है, पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले शोहर की अबूरी ज़मानत खारिज। अदालत ने दूसरी शादी करने पर मुलजिम गुलाम हुसैन की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शादी करने वाला शोहर कमरा अदालत से गिरफ्तार। जी बैरिस्टर साहब। जी बिल्कुल सही फैसला है और आप ये देखिए कि हमारा किसी दबाव में आके कोई ऐसी बात नहीं करनी है। नहीं, आपने बिल्कुल रिलैक्स, कानून बताना है हमें। मैं कानून बता रहा हूँ। हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है उसके सेक्शन 6 बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहता है कि अ मैन जिसने कॉन्ट्रैक्ट करनी है दूसरी शादी, ही हैज़ टू टेक अ परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम द चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल। ठीक हो गया। अगर उसके बगैर वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो फिर उसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो 1 साल है और 5 लाख रुपए तक की उसमें फ़ाइन उसके लिए तजवीज़ शुदा है इस कानून में। तो आप ये देखें कि इस जजमेंट से पहले 2020 में हमारे चीफ जस्टिस साहब ऑलरेडी एक जजमेंट में ये वाजे कर चुके हैं कि इफ़ अ सेकंड मैरिज इज़ कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ और फ्रॉम द आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो उस सूरत में जो डावर है वो फौरी तौर पे अदा करना फर्स्ट वाइफ को ज़रूरी है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारा मज़हब ये इजाज़त देता है कि वो 4 शादियाँ मर्द जो है करे, क्या मज़हब में भी कोई ऐसा पॉइंट है कि जी पहली बीवी की इजाज़त ले के दूसरी शादी करें? देखें, इसके ऊपर तो कोई बहुत ही एक्सपर्ट बता सकता है शरिया लॉ के हवाले से। मेरे ख्याल में शरिया में तो कोई ऐसी कदगन नहीं है। 4 शादियां हो सकती हैं, लेकिन गालबन आप अगर एक जैसा उनको सपोर्ट कर सकें, एक जैसे मामलात को रख सकें पक्की ईमानदारी के साथ, तो फिर तो ठीक है। लेकिन हम कानून की बात करते हैं, हमारा कानून इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। सेक्शन 6 कहता है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का कि यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ सेकंड मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ और द आर्बिट्रेशन काउंसिल। अच्छा, इससे एक बैरिस्टर साहब और चीज़ कि अगर एक शख्स पहली शादी बीवी दूसरी इजाज़त नहीं दे रही और वो उसको छोड़ के दूसरी शादी कर लेता है। देखिए, अगर फर्स्ट वाइफ इजाज़त ना दे तो उसमें आप चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उसमें यू हैव टू स्टेट रीजंस। वो रीजंस जो है उनका जस्ट एंड नेसेसरी होना ज़रूरी है। स्टेरिलिटी का इशू हो, फिजिकल इन्फर्मिटी का इशू हो,
तो उन मामलात की हद तक तो चलें ठीक है, इजाज़त दी जा सकती है, वो भी उसमें दोनों फ्री कैन को सुना जाता है, नोटिस होते हैं और दोनों पार्टीज़ अपने अपने जो हैं नुमाइंदे अपॉइंट करते हैं जो आके मामलात रखते हैं सामने आर्बिट्रेशन काउंसिल के सामने, और उसके बाद ही फिर कोई फैसला आता है। अच्छा, ये बता, अब वैसे आपको मैं लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में ये होता है कि अक्सर लोग जो हैं दूसरी शादी कर लेते हैं, छुपाते हैं, छुपा के रखते हैं, और वो मामला जो हैं किसी और स्टेज पर जाकर जब सामने आते हैं तो फिर इस किस्म की जो हैं मामलात आगे आते हैं, और फिर ये इस्तगासा फाइल करती है वाइफ फर्स्ट कि जनाब इस मैरिज को जो है डिक्लेयर किया जाए वॉइड, इसने मेरे से परमिशन नहीं ली है, देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ। तो फिर उन मामलात में भी रिसेंटली 2021 में एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें ये भी उन्होंने वाजे कर दिया कि अगर दूसरी शादी कर दी गई है और एक इस्तगासा है तो वो नॉर्मल जो हमारी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं वहाँ पे मामलात नहीं चलेंगे, मामलात जो हैं फैमिली कोर्ट्स में ही चलेंगे। तो उसमें उन्होंने रोक दिया तमाम मैजिस्ट्रेट्स को कि आप जो हैं इस किस्म के ट्रायल्स नहीं कंडक्ट कर सकते। अच्छा, ये उनको ट्रायल करने से रोक दिया, ये कब का लेकिन फैसला है? ये 2021 का फैसला है, जजमेंट है 2021 लाहौर हाई कोर्ट 4565। इस फैसले के तहत उन्होंने कहा कि नॉर्मल जो कोर्ट्स है हमारी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, वहाँ पे ये ट्रायल नहीं चलेगा, मामला जो है फैमिली कोर्ट्स में ही चलेंगे। इतनी लेवल पे ये बात चली जाती है बैरिस्टर साहब कि मतलब वो पर्चे दायर है, पर्चा कराने के लिए बेगम को जो है वो उसकी जाना पड़ेगा, थाने में जाना पड़ेगा, वो भी तैयार है इस चीज़ के लिए कि थाने कचहरी, आपको पता है नॉर्मली ख़वातीन इससे थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं कि थाने कचहरियों के चक्कर में पड़े, लेकिन ये मामला तो बड़ा संगीन है कि देखा जी, इस मामले के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इस मुकदमे में हुआ ये था कि शौहर ने अपनी वाइफ का एक झूठा परमिशन लेटर बनवाया। अच्छा, यानी कि ये भी झूठा बयान है, एल्फी वाला ही मामला हम जी बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक झूठा बनाया जिस पर हमारे दोनों, इसका मतलब टॉपिक्स मिल गए, वो एक पहला झूठा बयान एल्फी था, एक अब ये वाला आ गया। ठीक है, झूठी जो परमिशन थी इन राइटिंग थी फ्रॉम द वाइफ, जिस पर उसके ब्रदर इन लॉ ने ये एक FIR करवा दी कि जनाब ये जाली इजाज़तनामा बनवाया है मेरी बहन का, और मेरी बहन ने कोई किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी है, और ये दूसरी शादी इसने कॉन्ट्रैक्ट कर ली है। तो उस पर वो मामला जो है, जो शौहर साहब हैं उन्होंने एक फ़ाइल कर दी हाई कोर्ट में फॉर इखराज मुकदमा की पिटिशन कि ये खारिज किया जाए, ये मुकदमा चल नहीं सकता। तो गालबन फिर उसके ऊपर ये फ़ैसला हाई कोर्ट में आया कि ट्रायल कोर्ट्स में ये मामलात नहीं चल सकते हैं, ये प्योरली डोमेन है फैमिली कोर्ट्स की। अच्छा, हम एक तरफ लोगों को डराई जा रहे हैं, दूसरी तरफ आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो शादी पे शादी की जा रहे हैं। इतलात ये थी कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली, उनकी पहली बेगम जो है वो उनसे उन्होंने बेगम ने खुला ले लिया, उसके बाद उन्होंने तीसरी शादी करी, यानी कि उनकी 3 हो गई। और बैरिस्टर साहब आप यहाँ हमें बिठा के खौफजदा कर रहे हैं, खुद भी खौफजदा हो रहे हैं, बात करते करते एकदम रुक जाते हैं। ये इसमें देखने वाली बात ये होगी आमिर लियाकत की हद तक कि उन्होंने इजाज़तनामा लिया है कि नहीं लिया, और क्या वो सही है कि नहीं। चले, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमर सईद साहब आपका। नाज़रीन, इस जुम्मे इतना ही है, आइंदा नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।